हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शिवाजी एक महान संगठनकर्ता एवं सिविल निर्माता थे, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस विषय को प्रारंभ करें। शिवाजी ने मराठों के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस राज्य के सफल कार्यान्वयन हेतु कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे एक डायग्राम एवं संक्षिप्त व्याख्या द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं। शिवाजी का अष्टप्रधान, जो कि उसका केंद्रीय प्रशासन था, जिसके अंतर्गत पेशवा या प्रधानमंत्री होते थे। दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी सरे नौबत या सेनापति कहलाते थे। तीसरे नंबर पर अमात्य, चौथे पर वाक्यानिवीस, पांचवें पे चिटनीस, छठे पे सुमंत, सातवें पे पंडित राव और आठवें पे न्यायाधीश होते थे। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका एवं सैन्य प्रबंध से संबंधित सभी शक्तियां शासकों के हाथों में केंद्रित थी। शासन कार्य में सलाह हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री हेतु अलग अलग विभाग निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के सफल संचालन हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता था। इसलिए यह कहना कि अष्टप्रधान की कार्यप्रणाली मंत्रिमंडल की तरह थी, उचित नहीं है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वे राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक विभागों की देखरेख करते थे। ये समस्त प्रशासन का निरीक्षण करते थे तथा विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने एवं जन कल्याण हेतु नई नई योजनाएं भी बनाते थे। चूंकि यह पद महत्वपूर्ण एवं नागरिक उत्तरदायित्व का था, इसलिए इस पद पर किसी वयोवृद्ध व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती थी। दूसरा महत्वपूर्ण पद सरे नौबत था, सेनापति का होता था। यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेना को सुसंगठित एवं अनुशासित रखना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। यह पद भी सम्मानपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य के अस्तित्व एवं विस्तार के लिए सुसंगठित सेना अति आवश्यक थी। इस पद पर किसी प्रभावशाली तथा नेतृत्व क्षमता वाले मराठा सरदार की नियुक्ति की जाती थी। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग लेखा विभाग था, जो अमात्य के अधीन था। अमात्य राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता था। चौथा विभाग खुफिया विभाग था, जो वाक्यानवीस के अधीन होता था। यह गुप्तचरी के साथ साथ राज परिवार की सुरक्षा एवं सुविधाओं का भी ख्याल रखता था। पांचवा विभाग चिटनीस के अधीन होता था। यह विभाग राजा के व्यक्तिगत एवं राजकीय पत्राचार विभाग की देखभाल करता था। छठा विभाग विदेश विभाग था, जो कि सुमंत के नियंत्रण में था। सुमंत शिष्टाचार एवं व्यवहार संबंधी बातों का ख्याल रखता था तथा विदेशी राज्यों से
संबंध स्थापित करने में सहायता देता था। 7वां विभाग दान पुण्य से संबंधित होता था तथा पंडित राव इसके प्रमुख होते थे। 8वां विभाग न्याय विभाग का विभाग था जो न्यायाधीश के अधीन थे। इन 8 केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त कई अन्य विभाग भी थे जो शिवाजी की देखरेख में संचालित होते थे, जैसे किलों की सुरक्षा के लिए हवलदार, सरे-नौबत तथा सवनीस इत्यादि। इन सब को नगद वेतन दिया जाता था। सभी प्रशासनिक निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। मतभेद होने पर राजा का निर्णय ही सर्वोपरि होता था। प्रांतीय प्रशासन हेतु शिवाजी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। एक सूबेदार या ममालतदार प्रत्येक प्रांत का प्रमुख होता था। यह अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूपेण राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांतों का विभाजन परगनों में तथा परगनों को गांवों में विभक्त किया गया था। गांव का प्रधान पटेल कहलाता था और वो भी अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। प्रारंभ में शिवाजी को प्रशासन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शिवाजी की पहली समस्या मराठा सरदारों के बीच समानता की भावना को लेकर थी। चूंकि वे स्वयं को राजा तुल्य समझते थे, इसलिए उनसे प्रशासनिक आज्ञाओं का पालन करवाने में कठिनाई हुई। प्रारंभ में इन सरदारों ने अपनी इच्छा एवं हित के अनुसार कार्य किए, लेकिन शिवाजी ने अपने व्यक्तिगत साहस एवं प्रशासनिक कार्य क्षमताओं के बल पर उन सब पर नियंत्रण स्थापित किया। 1674 ईस्वी में शिवाजी के राज्यारोहण के बाद शिवाजी अन्य मराठा सरदारों की तुलना में उच्च श्रेणी में आ गए। परिणाम स्वरूप सभी मराठा सरदारों को राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में आना पड़ा। देशमुख एवं मीर सरदारों के प्रभाव को कम करना शिवाजी की दूसरी बड़ी समस्या थी। इन देशमुख एवं मीर सरदारों का भूमि पर पैतृक अधिकार था। ये राज्य को निर्धारित कर न देकर उसका एक बड़ा हिस्सा स्वयं अपने पास रख लेते थे। शिवाजी ने विभिन्न सैन्य एवं प्रशासनिक कार्यवाहियों द्वारा इनकी शक्ति क्षीण की और इनको निर्धारित समय में कर चुकाने के लिए बाध्य किया। अंततः इसका निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे। इस प्रकार उपयुक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिवाजी ने अपने साम्राज्य के कुशल कार्यान्वयन हेतु जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की थी, उसमें दक्कनी राज्यों की व्यवहारिकताओं को ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप उसकी प्रशासनिक व्यवस्था तात्कालीन समय की श्रेष्ठ एवं अनुशंसित प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई। साथ ही साथ उसने जिस प्रकार अपनी प्रतिभा द्वारा अपनी चुनौतियों को दूर किया, उसके लिए भी वह सम्माननीय है। इसी कारण शिवाजी को एक महान संगठनकर्ता एवं सिविल निर्माता कहना अनुचित नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।